नमस्ते सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 12वीं कक्षा की आरोह भाग 2 की पाठ फिराक गोरखपुरी की रचनाओं को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम फिराक गोरखपुरी की कुछ रुबाइयाँ और एक गज़ल जो दी गई है पाठ्यक्रम में उसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कौन है फिराक गोरखपुरी, उनका असली नाम क्या है, मूल नाम क्या है और कैसा उनका लेखन रहा है, साहित्य में उनका क्या योगदान है। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। फिराक गोरखपुरी एक गज़लकार है, उर्दू के महान हस्ती है और इनका वास्तविक नाम जो था, मूल नाम जो था, रघुपति सहाय फिराक था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 28 अगस्त 1896 को इनका जन्म होता है। रामकृष्ण की कहानियों से इनकी शिक्षा की शुरुआत होती है और बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ये चयनित हुए, लेकिन स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने इस सरकारी पद का त्याग कर दिया। 1920 में स्वाधीनता संग्राम में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष तक इनको जेल की सज़ा सुनाई गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे हैं। ये भी एक विशिष्टता है। लिखते उर्दू में हैं, पढ़ाते अंग्रेजी हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी का इनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है। डिप्टी कलेक्टरी के पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया देश सेवा के लिए। इन्होंने क्या लिखा और उसके लिए इन्हें क्या सम्मान मिला। उर्दू में इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना गुले नगमा है और गुले नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखिए, गुले नगमा उर्दू की रचना है। क्लियर, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, गुले नगमा उर्दू की रचना है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला है। गुले नगमा प्रसिद्ध रचना है बज़्म ज़िंदगी, रंग शायरी और उर्दू गज़ल गोई। 1983 में इनकी मृत्यु हुई, इनका निधन हो गया। और यहाँ जो रुबाइयाँ दी गई है वो भी गुले नगमा से ही ली गई है। ये भी आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। कैसा और किस तरीके का इनका लेखन रहा है, इस विषय पर बात कर। वो लिखते हैं अपनी शायरी में, अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा है और इसी वजह से कभी कभी ये शायरी जो है इतनी विशिष्ट बन जाती है और इन विषयों पर इतनी केंद्रित हो जाती है कि आम जनजीवन और लोक प्रकृति, लोक जीवन में होने वाले उत्सव, त्यौहार इत्यादि को भूल जाती है। मतलब ये हुआ कि लोक जीवन और प्रकृति के बहुत कम पक्ष उर्दू की शायरी में देखने को मिलते हैं। नज़ीर अकबर आबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये ऐसे शायर हैं जिन्होंने इस रिवायत को तोड़ा और उन्हीं की श्रृंखला में एक नाम है फिराक गोरखपुरी का। मतलब ये कि फिराक गोरखपुरी ने लोक जीवन और प्रकृति को अपनी रचनाओं में उतारा है, अपनी रचनाओं में विशिष्ट स्थान दिया है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। नई भाषा का यहाँ पे अर्थ ये नहीं है कि इन्होंने कोई विशिष्ट भाषा का निर्माण किया है, बल्कि ये कि परंपरागत शब्दावली के साथ में कथन नया है इनका, उसका प्रस्तुतिकरण नया है, या ये कहें कि उनका कहने का अंदाज जो है वो नया है। और इसके साथ साथ ऐसे विषयों पर इन्होंने लेखनी चलाई है जो लोक जीवन से जुड़े हैं, जो प्रकृति से जुड़े हैं, जो जनजीवन से जुड़े हैं। उनके यहाँ पर सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसानों के हाथ इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि फिराक की शायरी में या फिर फिराक की रचनाओं में निम्न में से कौन सा पक्ष
प्रमुखता से उभर कर आता है। ऐसे में लोक जीवन और प्रकृति, सामाजिक जीवन, दुख दर्द, ये सारे ऑप्शन में रहेंगे। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वहाँ पे वो उर्दू की परंपरागत जो विषय रहे हैं, जैसे आपके नारी चित्रण, इस तरीके का ऑप्शन रखा जा सकता है जो कि संबंधित नहीं होगा। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए वैसे भी विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद इसमें प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं, असल में वही दिव्य भी है, ऐसा वो कहते हैं। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई देता है। घरेलू रूप होने का मतलब ये कि भाषाई स्तर पर प्लस विषय के स्तर पर फिराक की रुबाइयों में आम जीवन के कुछ किस्से उभर के आते हैं। रुबाई है क्या? रुबाई एक छंद है उर्दू का, जिसमें मैं जब रुबाई पढ़ूंगा उस समय आपको इसकी विशिष्टता के बारे में भी बताऊंगा। कैसी भाषा है फिराक की? सहज है और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिला देता है। तो यहाँ पर से भी एक सवाल बन सकता है। एक रुबाई को कोट करते हुए कहा जा सकता है कि इस कविता की भाव साम्यता निम्न में से किस कवि से अधिक अनुकूल मिलती हुई प्रतीत होती है? इस तरीके का सवाल भी जो है टेक्निकली बनाया जा सकता है। मुझे चांद चाहिए मैया री, मैं चंद्र खिलौनों ले हों। इस तरह के बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो एसी के कमरों में बंद नहीं रहते हैं, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं। वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। चंद्रमा की चांदनी और उसकी चमक और उसके प्रति जो एक बच्चे के मन में आकर्षण होता है, वो एसी कमरों में बंद सोने वाले बच्चों के मन में नहीं उत्पन्न होता है। वो छत पर चटाई बिछाकर, अर्थात खुली छत पर सोने वाले आम जनजीवन से जुड़े हुए बच्चों में ही होता है। चंदा मामा के नदियाँ किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से वही बच्चे वास्तव में निहाल है, ऐसा फिराक अपने काव्य में चित्रित करते हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना ही है। मामा कौन? चंदा मामा। बच्चों का सा बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो, पर जो चंद्राब रिश्तों का मर्म समझते हैं। वो चंदा मामा से अपना एक रिश्ता जोड़ते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मामा अर्थात चंदा मामा एक खिलौना ही तो है। यह कठिन दौर है। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। ये भी आम जनजीवन से जुड़ी हुई एक फिराक की शायरी का हिस्सा है। तो इस तरह का फिराक का लेखन रहा है। लोका देना, घुटनियों में कपड़े लेकर कपड़े पहनाना, गेशुओं में कंगी करना, गेशु मतलब बाल, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिद्याया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग है जो फिराक की कविता में देखने को मिलते हैं और इसी वजह से फिराक की भाषा विशिष्ट बन जाती है अन्य गजलकारों से। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के जिसे गांधी जी की हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते हैं। अब ये समझिए कि हिंदुस्तानी है क्या। हिंदुस्तानी आधुनिक काल में, या ये कहें कि 1857 की क्रांति के पश्चात भाषा को लेकर के हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे वो थोड़े से अवेयर हुए, जागरूक हुए और उन्होंने कहा, विशेषकर गांधी जी और तिलक ने कहा कि एक ऐसी भाषा का निर्माण होना चाहिए या एक ऐसी भाषा प्रचलन में आनी चाहिए जो केंद्रीय हो, अर्थात जिसको भारत के हर हिस्से में समझा, बोला और पढ़ा जाए। बहुत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा है। मगर क्योंकि ये मगर होने का कारण क्या है? क्योंकि उर्दू लंबे समय तक राजभाषा के रूप में काम कर रही थी जब मुगल सत्ता थी भारत में उस समय, और अंग्रेजी अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी। क्षेत्रीय भाषाएं अपना अस्तित्व उसी तरह से बनाए हुए थी जिस तरह से उनका अस्तित्व चला आ रहा था।
ऐसे में क्या किया, जो खड़ी बोली जिसके ज़्यादा पक्षधर लोग थे, जिसका इस्तेमाल भी काफ़ी होता था उस समय, उस खड़ी बोली के साथ उर्दू की शब्दावली को मिक्स करके प्रचलन में लेकर आए राष्ट्रीय नेता, ताकि एक केंद्रीय भाषा का निर्माण हो सके, या ये कहें कि एक केंद्रीय भाषा अस्तित्व में आ सके। वही उर्दू और खड़ी बोली का मिश्रण, उर्दू और क्षेत्रीय बोलियों का मिश्रण क्या कहलाई? हिंदुस्तानी भाषा कहलाई, जिसके गांधी जी पक्षधर रहे हैं। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, कुछ साधारण से घटनाक्रम जो है फिराक ने अपनी रुबाइयों में उतारे हैं। बच्चे को बहलाते हुए माँ कहती है कि देख, आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है। अर्थात वो बच्चा भी माँ के लिए तो चांद ही है, चांद से कम नहीं है। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहार पर ही सही। ध्यान से देखिएगा इस शब्द को, ये शब्द बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। त्योहार, त्योहार शब्द शुद्ध रूप क्या होगा उसका, यहाँ से आप प्रामाणिक रूप से याद कर लीजिए। न अनुस्वार है, न औ की मात्रा है, त्योहार है। ठीक है, ये शुद्ध शब्द याद कर लीजिए। शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, ये कुछ अभिनव प्रयोग हैं जो फिराक की रुबाइयों में, या ये कहें कि फिराक की रचनाओं में विशिष्टता लेकर आती है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लोग इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर दिमाग में बिठा के रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव, अच्छा खासा प्रश्न बन सकता है। बस यहीं से वो प्रश्न बना लेगा जो एग्जामिनर है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सावन का संबंध किससे बताया? झीनी घटा से। और घटा का संबंध बताया है बिजली से। भाई का संबंध बताया है वही बहन से। क्लियर? बहन शब्द का शुद्ध रूप भी याद रख लीजिएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। इस पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी का भरपूर प्रयोग हुआ है। इसका अद्भुत नमूना ये है जो गज़ल पाठ्यक्रम में दी गई है। ये गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, साथ ही साथ काव्य शिल्प की वो ऊंचाई है जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया फिराक गोरखपुरी का परिचय और इस पाठ का पहले भाग का, पहले अंश का परिचय, जिसमें कुछ रुबाइयाँ शामिल की गई है, उन रुबाइयों का। अब जब हम गज़ल को पढ़ेंगे तो गज़ल का अलग से सार रूप में बताएंगे जो पाठ में दिया गया एनसीईआरटी की इस किताब में। ये इसलिए ज़रूरी है, मैं ये इसलिए आपसे रीडिंग करवा रहा हूँ ताकि आपको कम से कम ये ध्यान रहे कि किस तरह से और कहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्लियर? तो आप इससे अवेयर रहें, इसी वजह से मैं आपसे ये जो है पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ जो कि 12वीं कक्षा में दी गई है। इन रुबाइयों के जो विषय है उनको ज़रूर याद रखिएगा, ताकि हो सकता है सीधा सा यहाँ से प्रश्न उठा के या कोई भी एक पंक्ति उठा के पूछा जा सकता है कि इस रुबाई का वर्ण विषय क्या है। क्लियर? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बच्चे की हंसी का कारण कौन है? उसकी माँ, और माँ का प्यार जो उस बच्चे के प्रति है, और बच्चा उस प्यार को अनुभव करके अपनी माँ के प्रति जो उसके मन में विश्वास पैदा हुआ है, उस विश्वास को अपने चेहरे पर हंसी के माध्यम से प्रकट करता है। क्लियर? माँ के और बच्चे के बीच जो वात्सल्य है, उस भाव का वर्णन यहाँ पर शायर फिराक गोरखपुरी कर रहे हैं। कहते हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। चांद का टुकड़ा एक मुहावरा है। चांद का टुकड़ा होना मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय होना। और यहाँ चांद का टुकड़ा कौन है? वो बच्चा है। किसके लिए? माँ के लिए वो चांद का टुकड़ा है। उस चांद के टुकड़े को, अर्थात उस एक छोटे से बच्चे को
लिए हुए एक माँ आंगन में खड़ी है और अपने हाथों पे झुलाती है, गोद में भरकर, अपने आंचल में भरकर। रह रह के हवा में जो लोका देती है, और कभी कभी रह रह कर मतलब कभी कभी वो हवा में उसे उछालती है। लोका देना मतलब उछालना, लोका देना मतलब उछालना। बच्चे को हवा में हम उछालते हैं और फिर उसे पकड़ते हैं, ये लोका देना कहलाता है उर्दू में। जब वो इस तरह से उछालती है, उसे वापस से पकड़ती है, प्यार करती है, दुलार करती है, तो बच्चा जो है अत्यधिक प्रसन्न होता है और अपनी उस प्रसन्नता को वो अपने चेहरे पर हंसी के माध्यम से प्रकट करता है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और ऐसा करने पर माँ का जो प्यार बच्चा महसूस करता है, जो वात्सल्य भाव महसूस करता है, उस वात्सल्य भाव के कारण ही उस बच्चे की खिलखिलाती हंसी जो है वातावरण को सुंदर बना देती है, रम्य बना देती है। क्लियर? इस रुबाई का एक तो देखिए कि केंद्रीय भाव, वात्सल्यता इसका केंद्रीय भाव है, ये ध्यान रखिएगा। वात्सल्य है ही क्या? माँ और बच्चे के बीच जो स्नेह है उसे ही वात्सल्य कहा गया है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक दृश्य बिंब है, हाथों पे झुलाना, हवा में लोका देना, ये क्या है? दृश्य बिंब है। बिंब एक नया टॉपिक जुड़ा है, इसलिए आप इसको विशिष्ट रूप से याद रखिएगा। क्लियर? गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, यहाँ पे श्रव्य बिंब है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं फिराक की दूसरी रुबाई पर। रुबाई में देखिए विशिष्टता क्या है। पहले, दूसरे और चौथे, इन तीन पंक्तियों में आप देखेंगे तुक जो है वो मिल रहा है। खड़ी भरी हंसी, तुक मिल रहा है, काफिया मिल रहा है। और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, स्वतंत्र होती है। अगर आपने आत्म परिचय ठीक ढंग से पढ़ा है हरिवंश राय बच्चन का, तो वहाँ पर भी रुबाई नामक छंद का ही प्रयोग हुआ है। क्लियर? ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरी रुबाई देखते हैं। लिखते हैं फिराक, नहला के छल के निर्मल जल से, नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। छल के मतलब बिल्कुल पवित्र, साफ, स्वच्छ, निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं, गेसु कहते हैं बालों को, पहले ही आपको बताया था। गेसु किसको कहा जाता है? बाल। गेसुओं में, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में, घुटनियों मतलब घुटनों में, घुटनों में लेके पहनाती है कपड़े, उसे कपड़े पहनाती है। उस बच्चे का सौंदर्यीकरण जब वो माँ करती है, उसे जो है एकदम राजा बाबू बनाती है, उस समय बच्चे के और माँ के बीच जो भाव है, उस भाव को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए गेसुओं में कंघी करती है, उसके उलझे हुए बालों को ठीक करती है, बाल बनाती है। और उसके बाद जब बच्चे को कपड़े पहनाती है, अपने घुटनों में लेके उस बच्चे को जब वो कपड़े पहनाती है, तो बच्चा किस प्यार से माँ के मुंह को देखता है। वो प्यार क्या है? स्वाभाविक प्यार है। वो प्यार इतना निर्मल है कि उसके सामने हर प्रकार की निर्मलता घुटने टेक देती है। और इसी भाव को यहाँ पे फिराक ने बंद कर लिया है अपनी इस रुबाई में। वो प्यार क्या है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आपकी माँ के साथ जो वात्सल्य है, उसके अनुपात में ही वो इस शायरी में, इस रुबाई में जो प्यार छलक के आ रहा है, वो भी उतना ही है। तो ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि उस समय बच्चा किस प्यार से माँ के मुंह को देखता है। ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है। माँ का बच्चे के प्रति जो केयर है, माँ का बच्चे के प्रति जो लगाव है, वात्सल्य है, उस वात्सल्य को इन्होंने न कहते हुए भी प्रकट किया है। कितना है वो आप पर छोड़ दिया गया है। क्लियर?
रुबाई नामक छंद का प्रयोग हुआ है, सिंपल सी बात है। और माँ के द्वारा बच्चे को कपड़े पहनाए जाने की प्रक्रिया और उसके बाद जो माँ के प्रति बच्चे का विश्वास है, उसका वर्णन इस रुबाई में हुआ है। अब पढ़ते हैं तीसरी रुबाई, जो कि अपने आप में बहुत विशिष्ट है। ये दो ऐसे दृश्य शायर ने यहाँ उपस्थित किए थे, पहली और दूसरी रुबाई में, जहाँ वात्सल्य रस का वर्णन है। इस तीसरे में लोक जीवन का वर्णन है। लोक जीवन उभर के आया है। लोक जीवन का मतलब है आम जनजीवन। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली की शाम, शाम का मतलब है संध्या का समय। घर पुते हुए और सजे हुए, पुते हुए मतलब रंग रोगन किया हुआ। और उसके बाद है चीनी के खिलौने, चीनी मिट्टी, चीनी के खिलौने मतलब चीनी मिट्टी के खिलौने। जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक। रूपवती का मतलब होता है वो सौंदर्य से परिपूर्ण, सुंदरता से परिपूर्ण वो जो चेहरा है। नर्म का मतलब होता है, वैसे तो नर्म का मतलब गर्म है, लेकिन दमक का मतलब होता है चमक। ठीक है, विशिष्ट चमक है दमक। चमक दमक, चमक का विशिष्ट रूप क्या है? दमक। तो वो विशिष्ट चमक है जो दिखाई देती है त्योहार के इस अवसर पर, जो लोक जीवन में एक नया रंग भरती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। घरौंदा मतलब मिट्टी से बनाया हुआ उसका अपना छोटा सा घर, जो खिलौने में बच्चे बना देते हैं खेलते समय। वैसा एक घर बनाया बच्चे ने, क्योंकि चारों तरफ घर सजे हुए हैं और वो बच्चा अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, इसलिए अपना मनपसंद एक घर बनाता है मिट्टी का। लेकिन उस घरौंदे में माँ क्या करती है? विशिष्टता भर देती है। किस तरह से? वो उस घर में एक रोशनी का दिया ला के जलाती है और वो बच्चा जो है खिलखिलाता है। वो बच्चा जो है अपने आप को प्रसन्न अनुभव करता है। दिवाली की शाम जब चारों तरफ घर सजे और पुते हुए हैं, लोग जो है अपने घरों में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। चांदी के खिलौने, अर्थात एक तरीके से कहें तो ये दीपक ही होते हैं, मगर दीपक की तरह दूसरे खिलौने भी हो सकते हैं। बच्चों के लिए चीनी के खिलौने लेके आते हैं जगमगाते हुए। ऐसी स्थिति में वो जो अभावग्रस्त जीवन जीने वाला बच्चा है, एक गरीब व्यक्ति का बच्चा है, और लोक जीवन में अधिकांश उन लोगों का एक तरीके से बड़ा समूह होता है जो अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। उस अभावग्रस्त बच्चे के मन में भी एक नया घर बनाने का भाव है, और वो इस अभाव को पूरा कहाँ से करता है? वो इस अभाव को पूरा करता है एक घरौंदा बनाकर, मिट्टी का एक घर बनाकर। माँ उस घर में रोशनी कर देती है और वो उस घर में एक दिया लाकर जला देती है। जब ये प्रक्रिया हो रही होती है, उस समय वो अभावग्रस्त जीवन जीने वाला बच्चा जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा समर्थ व्यक्ति समझने लगता है। उसके चेहरे पे एक चमक आ जाती है, उसके चेहरे पर वो विशिष्ट दमक दिखाई देती है। उसे लगता है कि माँ ने इस घर में, इस छोटे से घर में जिसको मैंने बनाया है, इसमें ये दिया जलाकर हर तरह से परिपूर्णता ला दी है। क्लियर? आम व्यक्ति के घर में दीपावली के अवसर पर जो रौनक है, उसका इस शायरी में, इस रुबाई में चित्रण किया गया है। क्लियर? और घर पुते हुए सजे हुए, यहाँ पे एक तरीके से दृश्य बिंब है। जब हम एक कविता की पंक्ति पढ़ रहे हैं तो उस समय हमारे आँखों में स्वतः ही दीपावली की शाम जो है नज़ारा होता है, वो उतर आता है, इसलिए यहाँ पे दृश्य बिंब है। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं अगली रुबाई। इस अगली रुबाई में लिखा है एक आम जनजीवन से जुड़ी हुई एक घटना है। जब बच्चा जो है जिद के कारण माँ से कुछ भी मांग लेता है, और ऐसी स्थिति में माँ उसकी जिद को किस तरह से पूरा पूरा करती है, ये सूरदास ने भी लिखा है मैया मेरी
चंद्र खिलौनों ले हो, या फिर मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। वो यहाँ पे फिराक के यहाँ पर भी आ उपस्थित होता है। लेकिन ये बच्चा कृष्ण नहीं है, ये आम बच्चा है, आम जन जो है, जो अभावग्रस्त जीवन जीता है, उस घर का बच्चा है। क्या लिखते हैं फिराक? आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। ठुनकना मतलब मचल मचल के चलना, कुछ पाने की इच्छा से बच्चा जिस तरह से भागता है आगे, माँ या पिता के आगे आगे भागता है और कोई चीज़ लेने की जिद करता है, वो जो है वो क्या कहलाता है? ठुनकना। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। जिदियाया मतलब जिद से परिपूर्ण है, जिद के कारण वो बच्चा जो है कुछ मांग कर रहा है माँ से या पिता से। बालक तो हई चांद पे ललचाया है। क्या चाहिए उसे? चांद चाहिए। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। और माँ क्या कर रही है? उस बच्चे को दर्पण देती है और कहती, देखो इस दर्पण में देखिए, ये चांद जो है हमारे आंगन में उतर आया है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली कि माँ के लिए वो बच्चा ही असल में चांद है, इसलिए वो जिद भी पूरी कैसे कर रही है उस बच्चे की? दर्पण देकर, दर्पण में उसका मुखड़ा दिखाकर कि देखो ये है चांद। और दूसरा, बच्चा अपना मुंह नहीं देख रहा, वो उसमें वास्तव में जो चांद का प्रतिबिंब है वही देख रहा है, इसलिए उसे लगता है कि हाँ चांद तो मेरी पकड़ में है, और इसका जिद जो है वो पूरा हो जाता है। चांद पे ललचाए हुए बच्चा, उसे माँ दर्पण देती है और कहती, देख दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह से वो माँ जो है अपने बच्चे का जिद पूरा करती है। बच्चे के बाल हट का यहाँ शायर ने वर्णन किया है। ये है वर्ण विषय। समानता किससे है? भाव साम्यता किससे है? भाव साम्यता यहाँ ठीक बैठती है सूरदास के बाल कृष्ण के उस जो वर्ण विषय है उससे। क्लियर? चित्रात्मक भाषा शैली है। आप जब ये रुबाई पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। अब आपकी आंखों आंखों के आगे और दिलो दिमाग में एक छवि, एक चित्र बनने लगता है। आईने में चांद उतर आना एक बेहद ही सुंदर कल्पना है, और बच्चे का ठुनकना ये बाल मनोविज्ञान का प्रयोग है कि जब बच्चे को कोई वस्तु की आवश्यकता होती है तो किस तरीके से मचलता है, किस तरीके से उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने माँ बाप से जिद करता है। ये सहज बाल मनोविज्ञान है जिसका प्रयोग सूरदास भी अपने कई पदों में करते हैं और यहाँ पे फिराक ने किया है। क्लियर? अब पढ़ते हैं अंतिम रुबाई जो इस पाठ में दी गई है। ये रुबाई भी अपने आप में विशिष्ट है, भारतीय लोक जीवन से जुड़ी हुई है। फिराक ने इस रुबाई में रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार, जो भाई और बहन का एक विशिष्ट त्यौहार बन जाता है भारतीय संस्कृति में, रक्षाबंधन के त्यौहार का और उस समय जो ऊर्जा भाई बहन में है उस ऊर्जा का वर्णन इसमें किया है। तो वर्ण विषय जरूर याद रखिए। रक्षाबंधन के त्यौहार की वो ऊर्जा है जिसको कवि अनुभव करता है और अपने शब्दों में इस रुबाई में अभिव्यक्त करता है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रस की पुतली मतलब आनंद की सौगात है वो, एक एक अद्भुत मिठास वाला बंधन है, और ये इस मिठास का अनुभव सिर्फ भाई और बहन कर सकते हैं। तो रस की पुतली होने का मतलब क्या है? आनंद का उत्सव है वो, आनंद की एक सौगात है वो, एक मधुर बंधन है जिसको त्योहार के रूप में भारतीय समाज मनाता है। कब? रक्षाबंधन की उस पूर्णिमा की सुबह। और उस समय प्रकृति के भी रूप को इस रुबाई में फिराक रखते हैं। प्रकृति भी उस समय, क्योंकि चारों तरफ बारिश हो रही होती है, सुहावना मौसम होता है, घटाएं छाई हुई होती है, और जिस तरह से बादल और घटाओं का संबंध है आपस में, कुछ कुछ वैसा ही संबंध, मधुर संबंध भाई और बहन के बीच भी है। क्लियर? घटा, घटा का मतलब क्या है? बादल। गगन मतलब आकाश। और कुछ इसमें खास है नहीं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छे क्या? वो राखी का जो हिस्सा जो बहन अपने भाई की कलाई पे बांधती है वो क्या कहलाता है? लच्छा कहलाता है।
रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रक्षाबंधन की वो सुबह वास्तव में आनंद की एक सौगात है। एक एक मधुर और एक मीठा सा बंधन जो है वो हर व्यक्ति अनुभव करता है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आकाश में हल्की हल्की मेघों की घटाएं छाई हुई है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। बहन जब थाली में राखी सजाकर भाई के लिए ले जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली की तरह वो लच्छे जो है चमक रहे हैं। वो ये चमक क्या है? उत्साह है। ये चमक बहन का भाई के प्रति जो स्नेह है और भाई का जो बहन के प्रति स्नेह है, उसकी ही चमक है ये, उसी की सौगात है। एक बहन अपने भाई के लिए राखी ले जाती है और राखी के वो लच्छे जो हैं वो ठीक उसी तरह चमक रहे हैं जो जिस तरह आकाश में घटाएं चमक रही हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, और वो चमकती हुई राखी अर्थात वो उत्साह से परिपूर्ण राखी जो है, प्रेम से परिपूर्ण राखी जो है वो भाई के कलाई पर बांधती है। रक्षाबंधन के त्यौहार का यहाँ पर चित्रण हुआ है। और अगर अलंकारों को देखें तो एक अलंकार मुझे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, वो ये कि हल्की हल्की शब्द में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति। हल्की हल्की में पुनरुक्ति अलंकार है। क्लियर? और बिजली की तरह है ना, इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार, सॉरी, उपमा अलंकार। बिजली की तरह चमक रहे हैं मतलब उपमा अलंकार है। क्लियर? तो इस तरह से ये रुबाइयाँ जो थी वो आपके आरोह भाग दो 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। अगले वीडियो में हम गज़ल पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की। रुबाई रुबाई होती क्या है वो भी मैंने आपको बताया। उर्दू और फ़ारसी का एक छंद है, लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी कि काफ़िया, जिसको उर्दू में काफ़िया कहते हैं गज़ल में, हिंदी में जिसको तुक कहते हैं, वो मिलता है। और तीसरी पंक्ति जो होती है पूरी तरीके से स्वच्छंद होती है, जैसे जिद आया है, ललचाया है, आया है। ये तो एक जैसा भाव, सॉरी, एक जैसा मात्राओं वाला एक तुक बैठ गया, और तीसरी पंक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। और ऐसा ही आत्मपरिचय नामक कविता में भी हुआ है। आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन की जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है पहले ही पाठ में, उसमें भी इस तरीके का वर्णन देखने को मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।